आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने जब अपना अप्लाई करना था ना, तो मैं तो इन्फॉर्मेशन लेने गया था। इन्फॉर्मेशन के चक्कर में उसने मेरा पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट से अप्लाई कर दिया। बोल प्लीज़ कमेंट्स में मेरा जुलूस मत निकालिएगा बोलकर कि और इतनी तो रिक्वायरमेंट होती नहीं अगर हम शादी कर लें, वो मैं नहीं बात कर रहा। परमानेंट होने के बाद आप सिटीजन कैसे बन सकते हो। B2 ऐसी होती है कि जैसे इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं हिंदी में, बाकी जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक सब्सक्राइब कर दो और घंटे वाला बटन दबा दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप शपथ नहीं ले पाए स्लोवेनियन लैंग्वेज में तो फिर वहां पर तो आपका जुलूस निकलेगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि स्लोवेनिया वर्क परमिट देता है 1 साल का, लेकिन जब आप वर्क परमिट पे स्लोवेनिया आ जाते हो और उस पर आप लगातार 5 साल रहते हो, तब आप एलिजिबल हो जाते हो स्लोवेनिया में परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। और आपको 6, 8 और 1 साल के तकरीबन प्रोसेस के बाद परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ने निर्धारित की हैं उनको पास कर लेते हो। ऐसे ही जब आप परमानेंट के ऊपर और 5 साल रह लेते हो, तब आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं वो सारी बातें कवर करूंगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप स्लोवेनिया में वर्क परमिट में आने के बाद परमानेंट कैसे हो सकते हैं और परमानेंट होने के बाद आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं स्लोवेनिया की। तो पहले मैं बात करूंगा परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर। स्लोवेनिया परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर करता है बाकी यूरोपियन देशों के तरह ही, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे। तो सबसे पहले जो रूल है, जो कि रिक्वायरमेंट है, जो कि अगर आपने फुलफिल नहीं की तो ऑटोमेटिकली ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी स्लोवेनिया की नहीं मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि आपको स्लोवेनिया में 5 साल रहना पड़ेगा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होने के लिए। अब आप में से कई लोग मेरे से ये भी पूछेंगे कि 5 साल लगातार रहना पड़ेगा या फिर हम इंडिया जा सकते हैं, आ सकते हैं और इसमें भी 5 साल गिने जाएंगे। तो इसमें भी एक उन्होंने छूट दी हुई है कि आपको लगातार 5 साल रहने की जरूरत नहीं है। हर साल मिनिमम आप 3 महीने जा सकते हो इंडिया। मतलब 1 साल में आप मिनिमम 3 महीने इंडिया जा सकते हो या फिर अपनी कंट्री जा सकते हो, जहां पर भी आपने जाना है। अब बात करते हैं कि जो दूसरा स्टेप है जो परमानेंट रेजिडेंसी के एलिजिबल होने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रेजिडेंस। तकरीबन जो लोग ऑलरेडी स्लोवेनिया में वर्क परमिट पे हैं या कोई भी अदर परमिट पे हैं, वो सारे अभी टेम्परेरी हैं प्रोबेबली, मुझे पता नहीं है, शायद कई ऑलरेडी परमानेंट पे हो तो वो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्परेरी पे हैं उनको पता ही होगा कि उनका जो एड्रेस है वो अभी टेम्परेरी ही रजिस्टर्ड हुआ है। अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो हम इसको कह सकते हैं अभी कच्चे ही हैं, वो पक्के नहीं हुए। तो उन लोगों को ख्याल रखना है कि जब वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तब उन्होंने जो उनके घर का मालिक है, जिसके साथ उनका घर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको बोलना है कि भाई मुझे इस घर के कॉन्ट्रैक्ट का अब तू परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के दे, क्योंकि मैंने रेजिडेंसी अप्लाई करनी है परमानेंट। ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर आप ये चीज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आप फिर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। नॉर्मली तो घर के वो दे देते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप उनको एक्सप्लेन करो ये सिर्फ रेजिडेंसी प्रोसेस के लिए है। जब आपका रेजिडेंस आ जाता है परमानेंट तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, कहीं और भी रह सकते हो। लेकिन परमानेंट रेजिडेंस आने के बाद जब भी आप अपना एड्रेस रजिस्टर्ड कराओ, आपके पास 8 दिन होते हैं कोई भी परमिट आने के बाद अपना एड्रेस फिर से रजिस्टर कराने के लिए, तो आपको परमानेंट ही करवाना पड़ेगा। आपके पास परमानेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए घर का, या फिर एक पेपर आता है जिसमें ऑनर लिख सकता है कि ये इंसान मेरे इस एड्रेस पे एज अ परमानेंट रहता है। तो आपको वो ख्याल रखना है। ये तो 2 हो गए मेन चीज, जो कि अगर आपके पास ना हुई तो शायद आप ऑटोमेटिकली परमानेंट नहीं हो सकते। इट मीन्स कि ये 2 मेन पिलर हैं, ज्यादा देर स्लोवेनिया छोड़कर नहीं जाना है, और दूसरा घर का रेजिडेंस आपका परमानेंट होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब बेसिक सी बात करते हैं कि इसके अलावा क्या चीजें चाहिए परमानेंट के लिए। तो सबसे पहले जो चीज चाहिए वो चाहिए स्लोवेनियन लैंग्वेज कोर्स का एक सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है और ये बहुत ही जरूरी चीज है। मैं इसको अभी ऑटोमेटिक में नहीं डाल रहा कि इससे भी आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, बट
मैं रेकमेंड करूंगा कि ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए? आपके पास A2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बेसिक स्लोवेनियन लैंग्वेज का, कि आप डेली लाइफ में अंडरस्टैंड और बोल सकते हैं स्लोवेनियन लैंग्वेज। बड़ी आसानी से मिल जाता है, थोड़ी क्लासें लगा लो, ये अपना दोबरदान काकोसी मतलब टाइम देखना, नंबर, ये सब याद कर लो। और इसका फिर एक रिटन टेस्ट होता है और वर्बल टेस्ट होता है। जैसे कि इंग्लिश का एक टेस्ट होता है जिसको हम आइल्स कहते हैं, या पंजाबी लैंग्वेज में हम आइलेट कहते हैं, तो वैसा ही एक ये टेस्ट होता है, आप स्लोवेनिया में दे सकते हैं और आप इजीली A2 का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो लैंग्वेज को कैरेक्टराइज किया जाता है कि आपको कैसे लैंग्वेज के मार्क्स दिए जाते हैं कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, अच्छी बुरी वगैरह, इसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 से इसको रैंक किया जाता है। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग का बेसिक का A2 का ही सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर आप कोई कंपनी ओन करते हैं आप उसका भी फाइनेंशियल शो कर सकते हैं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली तो मुझे लगता है कि आप जॉब ही कर रहे होंगे, तो आपकी जो सैलरी स्लिप्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है जिसमें सैलरी आती है, ये दोनों, या सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि टेक्निकली तो वो सारा निकाल ही लेते हैं सिस्टम में से, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों ही लेके जाओ जब एप्लीकेशन करो, क्योंकि ये लोग थोड़े, इनको समझ नहीं आती, तो कई बार ये दोनों ही मांग लेते हैं। कई बार तो ये मांगते भी नहीं है, ये कहते हैं जी 1 वीक के बाद दे जाना आकर। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये ऐसे क्यों कहते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की जिसमें आपकी सैलरी आती है, वो अकाउंट की, वो आपने देनी है एज अ फाइनेंशियल प्रूफ। उसके बाद आपने अपनी फोटोज देनी है। फोटोज तो चलो फॉर्म पे ही लग जाएगा, उसके तो मतलब कोई ज्यादा वो नहीं है। फ्रेश फोटो होनी चाहिए 80% फेस के साथ और वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो तो आप इंडियन एम्बेसी से ले सकते हो। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप इंडिया से या इंडियन एम्बेसी से ले रहे हो, वो आपको इंग्लिश से स्लोवेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और कोर्ट से नोटराइज कराना है। वो तो ट्रांसलेशन की एजेंसी ही करवा देती है, क्योंकि ये प्रोसेस स्लोवेनियन लैंग्वेज में ही होता है सारा। तो वो कोई भी इंग्लिश में जो डॉक्यूमेंट होता है उसको मानते नहीं है। ऐसे ही जब आपकी बैंक की स्टेटमेंट आती है तो वो इंग्लिश में नहीं होती, वो स्लोवेनियन लैंग्वेज में ही होती है। आप अपने बैंक के मैनेजर को या जो भी आपकी बैंक में आप जिसके पास भी जाओगे उसको बोलो कि मुझे मेरी बैंक स्टेटमेंट स्लोवेनियन लैंग्वेज में ही चाहिए। इसके बाद आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। देखिए, जो लोग तो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं स्लोवेनिया में टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर, उनको तो हेल्थ इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। जिनकी कंपनीज भी हैं उनको भी नहीं करवाने की जरूरत, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाती है, जो कि आप अपनी सैलरी में पे करते हो, जो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में पे करता है। मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि आपके पास एक हेल्थ कार्ड है, तो वो उसकी आपको जरूरत नहीं है। फोटोज का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वहाँ पे। तकरीबन जो बेसिक से मैंने पहले 2 स्टेप बताए हैं वो अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेम ही होती हैं जो आपने टेम्परेरी अपने मतलब पहले वर्क परमिट के लिए दिए होते हैं या जब रिन्यू करवाते हैं तब दिए होते हैं। इसमें आपको अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप्स या बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत होती है, उससे वो सारा निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने जाते हो तो जो आपके पास टेम्परेरी परमिट ऑलरेडी होता है वो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका उससे कम है तो उसको जो आपका जहां पर आप अप्लाई करोगे तो वो आपको बोलेंगे पहले अपना टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करो, तब आगे जाकर आप परमानेंट अप्लाई कर सकते हो। आपके पास वीजा होना चाहिए स्लोवेनिया में रहने के लिए, इसलिए वो बोलते हैं जी अपना पहले टेम्परेरी अप्लाई करो उसके बाद परमानेंट अप्लाई करो, ताकि आपके पास रहने के लिए वीजा है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता उन लोगों को जिनका सिर्फ 1-2 महीना रह रहा है टेम्परेरी रेजिडेंस का, 5 साल पूरे हो गए हैं लेकिन उनके पास जो परमिट है उसमें सिर्फ 2-3 महीने पड़े हुए हैं। आप वो गलती मत करना, वो आपको वापस भेज देंगे, बोलेंगे पहले टेम्परेरी अप्लाई करो। आपकी अपॉइंटमेंट भी खराब होगी और आपको मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं परमानेंट के लिए वो भी खराब होंगे। तो इस बात का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। अब रही बात कि क्या आप ड्यूरिंग द प्रोसेस स्लोवेनिया छोड़कर जा सकते हो। देखिए,
ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं तो रिकमेंड करूंगा स्लोवेनिया में ही रहो, मत जाओ, ठीक है, ताकि प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है या कोई और बात है, वो आप इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। देखिए, अगर आप इंडिया से हो या कौन सी भी कंट्री में हो, स्लोवेनिया में कोई भी मुश्किल आती है ना, सबसे पहले अपनी एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करो, वो हमेशा आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्लोवेनिया में, ठीक है, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा आप प्लीज अपनी एम्बेसी को पहले कांटेक्ट करें जाकर। ये तो बात हो गई स्लोवेनिया का परमानेंट रेजिडेंस आप कैसे बन सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं परमानेंट होने के बाद आप सिटीजन कैसे बन सकते हो, क्योंकि मेनली तो गोल यही होता है लोगों का कि हम स्लोवेनिया में परमानेंट होंगे, पीआर लेंगे और उसके बाद हम सिटीजनशिप भी अप्लाई करेंगे, तो उस पर बात करते हैं। देखिए, सिटीजनशिप अप्लाई करने का जो सबसे बड़ा रूल है वो सबसे पहले ये है कि आप कॉन्टिन्यूसली स्लोवेनिया में 10 साल रहो। मैं ये आपको वर्क परमिट के लिए बता रहा हूँ, वर्क परमिट वालों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है। प्लीज़ कमेंट्स में मेरा जुलूस मत निकालिएगा बोलकर कि हाँ, और इतनी तो रिक्वायरमेंट होती नहीं अगर हम शादी कर लें, वो मैं नहीं बात कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग वर्क परमिट पे आए हैं उनके लिए 10 साल की रिक्वायरमेंट है, उनको यहाँ रहना है, तब वो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको इंडिया में अपनी सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे वो कैसे होगा, लेकिन उसमें इंडियन एम्बेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। आई मीन आपकी कंट्री में भी करना पड़ता है ये, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं जहाँ से भी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ करनी पड़ती है। तो आपको वहाँ पर एक एफिडेविट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इंडिया की नागरिकता छोड़ दी है। उसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़ नंबर 3, जो कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये तो बहुत ही हार्ड है, वो ये है कि यहाँ पर आपको स्लोवेनियन लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपना सिटीजनशिप अप्लाई करने से पहले, और वो सर्टिफिकेट होना चाहिए B2 का। B2 ऐसी होती है कि जैसे इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरी जो मदर लैंग्वेज है वो तो है पंजाबी, लेकिन मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा कि मेरी हिंदी बहुत ही मतलब अच्छी है। तो ऐसी आपकी स्लोवेनियन लैंग्वेज होनी चाहिए जब आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी और आपको सिटीजनशिप मिलेगी, जिस दिन आपको मिलने वाली होगी उस दिन आपको शपथ लेनी है स्लोवेनियन लैंग्वेज में, और अगर आप शपथ नहीं ले पाए स्लोवेनियन लैंग्वेज में तो फिर वहां पर तो आपका जुलूस निकलेगा। स्लोवेनियन लैंग्वेज में यहाँ शपथ लेनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपका प्रोसेस के टाइम पर ही लग जाता है। पीसीसी होगी फिर से वही जो मैंने बताया था। बाय द वे, जो भी डॉक्यूमेंट इंडिया से या इंडियन एम्बेसी से आ रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको आपने ट्रांसलेट करना है स्लोवेनियन लैंग्वेज में। उसके बाद आपके ऊपर कोई भी टैक्स का ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए या लोन वगैरह, ये सब सेटल्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। कोई मतलब आपने सरकार को पैसा नहीं दिया, मतलब बचा होना चाहिए आपका जो आपने देना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑन द टाइम जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो परमानेंट की या सिटीजनशिप की। डोंट वरी, अगर कुछ कम है या कोई रिक्वायरमेंट आपने उस टाइम पे पूरी नहीं की है, वो आपको गाइड करते हैं। अगर तो रिक्वायरमेंट मिनिमल है, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, कम है रिक्वायरमेंट, तो वो आपका अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो आपको बोल देते हैं कि मुझे 1 वीक में या 10 दिन में या 2 वीक के अंदर ये रिक्वायरमेंट वाला डॉक्यूमेंट लाकर दे दो, ठीक है। ऐसा भी होता है स्लोवेनिया में। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने जब अपना अप्लाई करना था ना, तो मैं तो इंफॉर्मेशन लेने गया था। इंफॉर्मेशन के चक्कर में उसने मेरा पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट से अप्लाई कर दिया, बोला फीस पे करो। मैंने कहा फीस क्यों पे करनी है? तो उसने कहा जी आपका तो अप्लाई हो गया है, अब आप अपने ये बैंक स्टेटमेंट, इंश्योरेंस और फोटो अगले दिन लाकर दे देना। मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब मुझे तो समझ नहीं होगा। कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये आप अगले दिन भी लाकर दे सकते हो। तो मेरा तो ऐसे हुआ था। तो ये ऐसे भी हो जाता है कभी कभी स्लोवेनिया। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि आप टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट पे आते हो, ठीक है। स्लोवेनिया में 5 साल आपको रहना पड़ता है। उस 5 साल में कम से कम 3.5-4 साल आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इट मीन्स कि आपको जॉब करनी पड़ती है ताकि आप टैक्स पे करो और टैक्स रेजिडेंस हो जाओ।
स्लोवेनिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप परमानेंट अप्लाई करते हो, फिर परमानेंट पे रहकर भी आप अपना नॉर्मली जॉब कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, और सिटीजनशिप अप्लाई करते हो। सिटीजनशिप में भी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपके पास मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड की फाइनेंशियल होनी चाहिए, आपकी सैलरी आती होनी चाहिए। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा, जिस वक्त आप परमानेंट या सिटीजनशिप की एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, उस वक्त आप प्लीज़ नौकरी कर रहे होने चाहिए, या आप कोई बिजनेस रन कर रहे होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके फाइनेंशियल्स को कवर करेगी। बाकी अगर कोई इस प्रोसेस में अभी गुजर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दो, या फिर मैंने अपनी वेबसाइट भी बताई हुई है, आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, और मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको बता सकता हूँ। एटलीस्ट आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकता हूँ। बहुत सारे आप में से लोगों ने मेरे साथ कॉल पे बात की है और उन्होंने बोला है कि उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप भी ट्राई करो अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, क्योंकि अगर डाउट्स क्लियर नहीं होते तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि आप प्रिपेयर ही होकर आएँ। तो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप टेम्परेरी से परमानेंट और परमानेंट से सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं। तो मेरा तो यही था कि आप तक ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ अपनी हर एक वीडियो में, क्योंकि ओनली 70% लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। 30% लोग हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक सब्सक्राइब कर दो और घंटे वाला बटन दबा दो, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।